अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाला। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अरेक्नीड्स। तो अरेक्नीड्स की यहाँ पे मैं आपको डिटेल डिस्कशन जो है वो डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। तो अगर हम अरेक्नीड्स की बात करें तो अरेक्नीड्स हमारे पास बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो है वो क्लास है, ठीक है। अरेक्नीड इज द क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर। तो इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हमें पता है ज्वाइंटेड लेग्ड इनवर्टिब्रेट्स के इनकी लेग्स जो होती हैं उसमें ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस वगैरह आते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, ठीक है। आर्थ्रोपोड की क्लासिफिकेशन में इंसेक्ट्स और जो है एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो होते हैं ना, ये प्राइमरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर इनकी थोड़ी जो है की करेक्टरिस्टिक्स की। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इनके कुछ की करेक्टरिस्टिक्स की। विल टॉक अबाउट हियर सम की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरेक्नीड्स। तो अगर हम यहाँ पे कुछ की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बॉडी सेगमेंट। बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है। तो बॉडी सेगमेंट फर्स्ट की करेक्टर है। तो बॉडी जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इनकी बॉडी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। देयर बॉडी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? एक है सेफेलोथोरक्स, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एब्डोमेन। तो हमें पता है ना कि इनकी बॉडी है वो हेड, थोरक्स और एब्डोमेन पे कंसिस्ट करती है। तो बेसिकली जो अरेक्नीड्स होते हैं ना उनमें जो हेड और थोरक्स वाला रीजन होता है ये कंबाइंड होता है। इनमें क्या होता है? हेड और थोरक्स दोनों ही कंबाइंड होंगे, क्लियर। और जो एब्डोमेन है ये इनके अंदर एक रेयर सेगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो सेफेलोथोरक्स है उसके लिए एन अदर नेम यूज किया जाता है प्रोसोमा। सोमा इज एन अदर नेम यूज्ड फॉर सेफेलोथोरक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ लेग्स की। तो बेटा सेकंड जो इसका करेक्टर है वो क्या है? नंबर ऑफ लेग्स। तो बेसिकली जो अरेक्नीड्स होते हैं हमारे पास, इनके पास होती हैं 8 लेग्स। दे हैव 8 लेग्स। अनलाइक अदर इंसेक्ट्स, दूसरे इंसेक्ट्स के मुकाबले में जिनके पास क्या होती हैं? 6 लेग्स होती हैं। इनके पास 8 टांगे होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर किसी भी किस्म का एंटीना और विंग्स नहीं होते हैं। नो एंटीना और विंग्स, ठीक है। तो अरेक्नीड्स के पास एंटीना या विंग्स जैसा सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इनके पास जो होती हैं वो सिंपल आईज होती हैं। दे हैव सिंपल आईज, ठीक है। तो इनके पास सिंपल आईज होती हैं। इनके पास इनकी आईज कॉम्प्लेक्स नहीं होती जिस तरह के दूसरे इंसेक्ट्स की होती हैं। इनके पास सिंपल आईज होती हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है कि वो बात करता है कि अगर इनके अंदर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये रेस्पायर कैसे करते हैं? दे रिस्पायर बाय मीन्स ऑफ दी बुक लंग। मोस्टली ये रिस्पायर करते हैं थ्रो बुक लंग्स, या फिर ये रिस्पायर करते हैं थ्रो ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया या बुक लंग से ये रिस्पायर करते हैं या फिर दोनों से ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर एक्सोस्केलेटन की।
तो अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें ना, तो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन काफ़ी सख्त होता है, जो कि काइटन से मिलके बना होता है, जिसको हम काइटनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और ये एक्सोस्केलेटन मोल्ट करता रहता है, गिरता रहता है जैसे जैसे ये ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, टिक्स एंड माइट्स। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी डिटेल डिस्कशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिटेल डिस्कशन में हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। कि हैबिटेट किस तरह का शो करते हैं। तो बेसिकली अरेक्निड्स जो होते हैं ये कार्निवोरस हैबिटेट भी शो करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कार्निवोरस हैबिटेट शो करते हैं, मतलब कि ये फीड करते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। स्मॉल इंसेक्ट्स फीडर, ठीक है, इंसेक्ट्स के ऊपर ये फीड करते हैं। क्लियर, अच्छा अच्छा। उसके बाद वो कहता है कि अरेक्निड्स मोस्टली प्रीडेटरी भी होते हैं, और ये शिकार करते हैं, प्रीडेशन करते हैं अपने वी नॉर्म के ज़रिए, अपने जहर के ज़रिए ये प्री को पैरालाइज करते हैं और उसको खा लेते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, ये उसके इर्द गिर्द जाल बनाते हैं, सिल्क का जाल बनाते हैं। इस तरह के स्पाइडर वगैरह जो है ये वो जो अपना जाल बुन लेते हैं अपने प्री के जो है वो जाल में कैप्चर, जो आगे कैप्चर हो जाता है, फंस जाता है और फिर उसको खा लेते हैं। इस तरह की मक्खियाँ वगैरह काफ़ी स्पाइडर्स के जाल में फंस जाती हैं, ठीक है। क्लियर, तो ये अपने वीनॉम या फिर वो सिल्क को यूज़ करके प्री को कैप्चर करते हैं, प्रीडेशन करते हैं। क्लियर, अच्छा। और पॉइंट है कि इनके अंदर जो होती हैं वो कुछ जो होते हैं ये फीड करते हैं ब्लड के ऊपर या फिर स्किन के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये होते हैं पैराजाइटिक, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, फूड लेते हैं, इन रिटर्न को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैराजाइटिक की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इधर टिक्स एंड माइट्स, ठीक है। तो टिक्स और माइट्स पैराजाइटिक के अंदर आते हैं। क्लियर, अच्छा। अब हम बात करते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना मोस्टली अरेक्निड का, ये होता है प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के हिसाब से, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू दी प्रीडेटरी लाइफस्टाइल, स्पेशली स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस के अंदर, स्पेशली इन स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह डिज़ाइन होता है, इस तरह प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल यूजुअली जो होते हैं ना, जनरली ये किसके ऊपर एक्सटर्नल डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। मेनली ये बॉडी से बाहर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ होती है और बॉडी के अंदर फिर उन एंजाइम्स उससे फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। मेन कंपोनेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट में सबसे पहली चीज आती है इनके माउथ पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर अरेक्निड के माउथ पार्ट्स, ठीक है। क्लियर, तो अगर हम माउथ पार्ट्स की बात करें ना, तो माउथ पार्ट्स में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं चेलिसिरा, ठीक है, चेलिसिरा या फिर कैलिसिरा। तो एक स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया जाता है चेलिसिरा, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया जाता है पेडिपाल, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना चेलिसिरा की और पेडिपाल की, यहाँ पे तो चेलिसिरा एक फैंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसको यूज़ किया जाता है टू ग्रास्प दी प्री, ठीक है। प्री को पकड़ने के लिए या फिर किसी प्री को जो है वो पीस करने के लिए, उसको चीर फाड़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है चेलिसिरा को। एक फैंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और पहले ये इस फैंग लाइक स्ट्रक्चर के जरिए प्री को ग्रास्प करते हैं, फिर उसको उसकी चीर फाड़ करते हैं।
अच्छा क्लियर। और मोस्टली क्या होता है कि स्पाइडर्स वगैरह के केस में ये चैलीसिरा को यूज़ करते हैं टू इंजेक्ट वीनोम एंड डाइजेस्टिव इंजाइम्स, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है टू इंजेक्ट वीनोम। स्पाइडर अपने चैलीसिरा को यूज़ करते हैं वीनोम इंजेक्ट करने के लिए और डाइजेस्टिव इंजाइम्स को जो है वो रिलीज करने के लिए, ठीक है, इंजेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है इनके अंदर जो माउथ पार्ट है वो है पेडी पाल्प। तो पेडी पाल्प जो होता है ना ये रैकनीड्स के अंदर सेंसरी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, ये काम करना है सेंसरी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मतलब कि जो मेल होता है इस पेडीपाल्प के जरिए स्पर्म्स को फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ये भी हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर एक्सटर्नल डायरेक्शन की कि एक्सटर्नल डायरेक्शन अरेक्निड्स किस तरह करवाते हैं। तो वालिस इधर एक्सटर्नल डायरेक्शन, तो अरेक्निड्स क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव इंजाइम को प्री के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अरेक्निड्स क्या करना है, उन्हें इंजेक्ट करना है डाइजेस्टिव इंजाइम्स को किसमें, प्री में। किस तरह, अपने चैलीसिरा के जरिए, ठीक है, थ्रो देयर चैलीसिरा, अपने जो चैलीसिरा या कैलीसिरा जो है वो माउथ पार्ट, उसके जरिए डाइजेस्टिव इंजाइम को प्री के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, पहले उसने प्री पकड़ा, ठीक है, अरेक्निड ने, उसने उस चैलीसिरा के जरिए अपने डाइजेस्टिव इंजाइम को उसके अंदर इंजेक्ट करवाया। इस इंजाइम ने प्री के जो इंटरनल टिश्यू थे उनको लिक्विफाई कर दिया, ठीक है। इस डाइजेस्टिव इंजाइम ने क्या किया, प्री के इंटरनल टिश्यूज को क्या कर दिया, लिक्विफाई कर दिया, ठीक है। अब लिक्विफाई कर दिया, अब अरेक्निड ने इस लिक्विड को सक कर लिया है, ठीक है ना, लिक्विड फूड को सक कर लिया। अब ये जो लिक्विड फूड था ये किसने क्या, इसका क्या बना, सक्ड बाय अरेक्निड ने इनको सक कर लिया, ठीक है। इनडाइजेस्टिबल पार्ट को पीछे छोड़ दिया, वो पार्ट जिसको बॉडी के पार्ट जिसको ये डाइजेस्टिव इंजाइम जो थे वो लिक्विफाई नहीं कर सके थे, ठीक है, नहीं तोड़ फोड़ सके थे, उसको इनडाइजेस्टिबल पार्ट का नाम दिया गया। तो वो छोड़ते हुए सारे लिक्विड को अरेक्निड सक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनके अंदर एक्सटर्नल डायरेक्शन होती है, बॉडी से बाहर ये अपने चैलीसिरा के जरिए प्री के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम इंजेक्ट करवाते हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम इनके इंटरनल टिश्यू को लिक्विफाई करता है और जो ये लिक्विड जूस है ये अरेक्निड सक कर लेते हैं एज ए फूड, ठीक है। तो उसके बाद जब ये सक कर लेते हैं लिक्विड फूड को, फिर ये लिक्विड कहाँ पे जाता है, नाउ दिस लिक्विफाइड फूड विल गोज टू फेरिंग्स। तो ये लिक्विफाइड फूड कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स बेसिकली है क्या, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना, ये मस्कुलर ऑर्गन है और ये एक सक्शन पंप है। इट इज़ ए सक्शन पंप और मस्कुलर ऑर्गन जिसको यूज़ किया जाता है लिक्विड फूड को सक करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद फेरिंग्स से खुराक जाती है, पहले फेरिंग में ये लिक्विड, पहले मुंह में आएगा ये लिक्विड फूड, फिर उसके बाद ये फेरिंग्स यानी कि उसके गले में आएगा, गले से वो फेरिंग्स उस नाली में आएगा जिसने इस गले से ये लिक्विड उस नाली में जाएगा जिसने इसको नेक्स्ट स्टमक में ट्रांसफ़र करना है। तो वो नाली है, हमें पता है, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस ट्यूब में फिर आएगा लिक्विड फूड, ठीक है। तो फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से ईसोफेगस में आया। अब ईसोफेगस एक नैरो ट्यूब है जिसने इसको लेके जाना है टुवर्ड मिड गट, इसने लिक्विड फूड को मिड गट में लेके जाना है, क्लियर। अच्छा, तो अब बेसिकली अब ये लिक्विड फूड जाएगा मिड गट में। अब मिड गट क्या है, मेन साइड डायलेशन की और अब्जॉर्प्शन की है, ठीक है। लिक्विड फूड पहले मुंह में आया था, फिर फेरिंग्स में आया, फिर ईसोफेगस में आया, अब मिड गट में आया। तो मिड गट क्या है, मेन साइड ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन और डायरेक्शन की एक मेन साइड है। स्पाइडर के अंदर ना ये एक्सटेंड हुई होती है, मतलब कि वो देखो ये मिडगट है ना, ठीक है, नॉर्मली तो स्पाइडर के अंदर क्या होगा, साइड से इस तरह मिडगट की वॉल्स एक्सटेंड हुई होती हैं, ठीक है। और इन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिका। डाइजेस्टिव सिका का नाम दिया जाता है एंड द नेम है डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला,
कूला। तो ये जो डाइवर्टिकूला है इसने सरफेस एरिया बढ़ाया है डायरेक्शन के लिए। तो मेन साइड डायरेक्शन की मिडगट थी, मिडगट के जो वॉल्स हैं वो एक्सटेंड होके डायरेस्टिव सिका बनाई है, ठीक है। मेन जो हमारे पास मिडगट है इसने एब्जॉर्प्शन करवानी है। तो जो डायरेस्टिव सिका है ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी फैल जाते हैं ना, फैला देते हैं इसको, तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज करवा दिया जाता है फॉर दी अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड की अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मिडगट के बाद एक स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास हाइंडगट। मिडगट के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है हाइंड गट, ठीक है। तो हाइंड गट का काम क्या है, इसने अब्जॉर्ब करना है वाटर को और कॉम्पैक्ट वेस्ट को, ठीक है, अब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। और हाइंड गट की जो एंडिंग होती है वो होती है एनस में, ठीक है, एनस में इसकी एंडिंग होगी। और एंडिंग जब एनस क्या है, ये बॉडी के बाहर की तरफ खुलने वाली ओपनिंग है। तो जब खुराक मिड गट से होके हाइंड गट में आएगी, हाइंड गट में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वाटर को, तो अनडाइजेस्टेबल मटीरियल जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना, तो अनडाइजेस्टेबल वेस्ट जो होगा वो इस ओपनिंग यानी कि एनस के जरिए बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो कुछ स्पेशल फीचर इसके यही है कि इंजाइमेटिक डाइजेशन जो होती है एक्सटर्नल है, हाई एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन होती है मिडगट के अंदर, सॉलिड वेस्ट थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है इस हाइंड गट में, ठीक है। तो इसको ये जो है वो मोस्टली प्रोड्यूस होता है इन दी फॉर्म ऑफ दी अनडाइजेस्टेबल जो वेस्ट होता है बहुत थोड़ा होता है, सॉलिड होता है, और ये ड्राई पैलेट्स की सूरत में जो है वो प्रोड्यूस करवाया जाता है। बॉडी ड्राई पैलेट्स की सूरत में इसको प्रोड्यूस करवाई करती है, ठीक है ना, क्लियर लगी समझ। तो इनके पास काफ़ी फैसिनेटिंग सिस्टम है डाइजेशन का, ठीक है ना, काफ़ी हंटिंग का, ठीक है। पहले ये वीनोम इंजेक्ट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इंजेक्ट करते हैं, फिर न्यूट्रिएंट रिच सूप के अंदर उस बॉडी को कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको जो है वो सक करते हैं, मिडगट में ले जाते हैं, मिडगट से हाइंडगट में, हाइंडगट से एनएस के जरिए अनडाइजेस्टेबल फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। मिडगट और हाइंडगट में अब्जॉर्प्शन करवानी है इस फूड के अंदर मौजूद वाटर और न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भी अब्जॉर्ब होने हैं, ठीक है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करवाता है मिडगट और हाइंडगट, क्लियर लगी समझ इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं रेकनीड्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो रेकनीड्स में ना जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो होता है थ्रो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हेल्प से। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं ये बेसिकली कौन कौन से होते हैं, माल्फीजियन ट्यूब्स, ठीक है, माल्फीजियन ट्यूब होंगी, लेकिन कुछ मेंबर्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक एडिशनल होता है, ठीक है ना। सम मेंबर्स हैव, कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं जिनमें एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो भी हम बात करते हैं। पहले हम बात करें एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा इन सम मेंबर्स, कौन से मेंबर, टिक्स एंड माइट्स। तो वो एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन को कहते हैं कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है, कॉक्सल ग्लैंड है। तो इन कॉक्सल ग्लैंड की मदद से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की बात करें ना तो स्पाइडर्स के अंदर ना माल्फीजियन ट्यूब्स जो होती हैं, इन स्पाइडर्स उनके अंदर माल्फीजियन ट्यूब्स होती हैं। टिक्स और माइट्स में कॉक्सल ग्लैंड देखने को मिलते हैं। तो स्पाइडर के अंदर ना जो माल्फीजियन ट्यूब्स होंगी मौजूद होंगी, ठीक है। तो माल्फीजियन ट्यूब्स क्या होती हैं, ये ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती हैं। दीज माल्फीजियन ट्यूब्स आर ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स। ब्लाइंड एंडेड का मतलब क्या है कि आगे से बंद है, मतलब कि ये ट्यूब है ना, ठीक है, आगे से इस तरह बंद है, ठीक है, इस तरह
आगे से बंद है, कहीं और नहीं जा रही, जस्ट इस तरह ब्लाइंड एंडेड मतलब आगे ग्रो नहीं कर रही, इसका सिरा इस तरह बंद है, ठीक है। तो ये इस तरह की ब्लाइंड एंडेड ट्यूब होती हैं, और ये जो ब्लाइंड एंडेड ट्यूब होती हैं ना, ये डूबी हुई होती हैं एक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। दीज ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स आर जो है वो फील्ड इन ए फ्लूइड, कौन सा, सर्कुलेटरी फ्लूइड, इनके सर्कुलेटरी फ्लूइड के अंदर ये जो है वो रखी जाती हैं ब्लाइंड एंडेड ट्यूब को। और ये सर्कुलेटरी फ्लूइड कहाँ पे मौजूद है, इनके सीलोम के अंदर ये सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद है। बेसिकली स्पाइडर्स के अंदर मालफिजियन ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स हैं। ये ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स जो होती हैं ये इनके सीलोम के अंदर मौजूद सर्कुलेटरी फ्लूइड में रखी जाती हैं, ठीक है, क्लियर। ये मालफिजियन ट्यूब्स है, ये क्या है, फ्लूइड। तो फ्लूइड से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, हेमोलिम्फ जो इनका है, इससे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, इस फ्लूइड नाइट्रोजीनियस वेस्ट को मालफिजियन ट्यूब्स के अंदर लाया जाता है, डिफ्यूज करवाया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि इसके मालफिजियन ट्यूब्स के अंदर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ जाता है। अभी ये मालफिजियन जो ट्यूब्स हैं ये ओपन होती हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ से है, फ्लूइड से, हेमोलिम्फ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट इस मालफिजियन ट्यूब्स के अंदर आता है, और ये ओपन होती हैं इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये ओपन करवाई जाती हैं, जो है वाटर को ऑब्जॉर्ब करवा लिया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और वेस्ट को कन्वर्ट करवा दिया जाता है नॉन टॉक्सिक, जो वेस्ट यहाँ पे होगा आएगा उसको कन्वर्ट करवा दिया जाएगा नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड क्रिस्टल्स में, टॉक्सिक यूरिक एसिड क्रिस्टल में, ठीक है। और वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये इसलिए कन्वर्ट करवाया जाता है क्रिस्टल में ताकि वाटर को कंजर्व करवाया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रिस्टल्स को नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है हाइंडगट में। हाइंडगट में ये क्रिस्टल्स जो हैं ये मिक्स होते हैं विद फीसिस, ठीक है, फीसिस के साथ, और जो है ये वेस्ट अलोंग विद फीसिस बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा दिए जाते हैं थ्रो एनस, ठीक है, क्लियर, लगी समझ। तो मालफिजियन ट्यूब्स हेमोलिम्फ के अंदर जो कि सर्कुलेटरी फ्लूइड डूबी होती हैं, ठीक है, दीज मालफिजियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन दी हेमोलिम्फ, ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड में। सर्कुलेटरी फ्लूइड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट मालफिजियन ट्यूब्स ने एब्जॉर्ब करी जाना है, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जब इस मालफिजियन ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इस यहाँ से फिर इसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके खुलती हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है वो ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है इसमें से वाटर को ऑब्जॉर्ब करवा लेना है, ठीक है, मिड गट पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको इस वेस्ट को कन्वर्ट करवा देना है क्रिस्टल्स के अंदर, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम वाटर ऑब्जॉर्ब करवा लिया गया है, इसलिए किया गया है ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करवाया जा सके। अब ये नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड क्रिस्टल को हाइंडगट में भेजा गया। हाइंडगट में पहले से फीसिस भी मौजूद थी, फीसिस के साथ ये मिक्स करके इसको बॉडी से बाहर जो है वो ट्रांसफर करवा जो है एक्सपेल करवा दिया जाता है थ्रो एनएस, ठीक है, एनएस के जरिए बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा दी जाती हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स की। विल टॉक अबाउट कॉक्सल ग्लैंड्स, ठीक है। तो अगर हम कॉक्सल ग्लैंड्स की बात करें तो ये कॉक्सल ग्लैंड्स जो हैं वो स्कॉर्पियंस वगैरह के अंदर देखने को मिलते हैं, टिक्स माइट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, स्कॉर्पियंस में और कुछ स्पाइडर्स में, ठीक है, कुछ रैकनीड्स में ये देखने को मिलते हैं कॉक्सल ग्लैंड। मोस्टली मालफिजियन ट्यूब्स ही होती हैं। तो ये कहाँ पे होती हैं, ये कॉक्सल ग्लैंड्स जो हैं वो लेग्स की बेस पे पाए जाते हैं। कॉक्सल ग्लैंड्स को ना हम जो है वो मैक्सिलरी ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज दी एंटीनल ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड। हाउ, ये इस चीज़ पे बेस करता है कि ये कहाँ पे मौजूद है। अगर तो ये एंटीना की बेस पे है तो इनको एंटीनल ग्लैंड कहा जाएगा, अगर ये मैक्सिला की बेस पे है तो इसको मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाएगा, या फिर ये कॉक्सल रीजन में भी हो सकते हैं लेग्स की बेस पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये थॉरक्स पोर्शन की तरफ होते हैं, ठीक है, हेड के करीब, क्योंकि थॉरक्स और हेड का ज्वाइंट होता है इसलिए ये सेफेलोथॉरक्स की तरफ मोस्टली मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं। ये थोड़ा बहुत ना फंक्शन करते हैं जस्ट लाइक ए किडनी। तो इन्होंने क्या करना है, बॉडी के इंटीरियर अगले हिस्से से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अब्जॉर्ब करना है, ठीक है, अब्जॉर्ब नाइट्रोजीनियस वेस्ट।
हमें पता है इंटीरियर होता है बॉडी का अगला हिस्सा, देखो ये बॉडी है, मुंह वाला हिस्सा इंटीरियर है, बैक साइड एनएस वाला हिस्सा पोस्टीरियर है, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इसने क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है, अब्जॉर्ब फ्रॉम दी एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, और फिर इसको इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इसने ट्रांसफर कर देना है एक डक्ट के जरिए टू मालफिजियन ट्यूब्स, ठीक है। थ्रो ए डक्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर ट्रांसफर टू मालफिजियन ट्यूब्स। तो बॉडी के जो एंटीरियर साइड पे क्या मौजूद है, फिर कॉक्सल ग्लैंड, मतलब मुंह वाली साइड पे, और बॉडी के पोस्टीरियर यानी कि एनएस वाली साइड पे कौन सी चीज मौजूद है, मालफिजियन ट्यूब्स। तो बॉडी के इंटीरियर साइड से भी मैक्सिमम नाइट्रोजीनियस वेस्ट की एब्जॉर्प्शन करवाई जा सकती है थ्रू दीज कॉक्सल ग्लैंड एंड दीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड देन ट्रांसफर टू दी मालफिजियन ट्यूब थ्रू ए डक्ट, थ्रू ए ट्यूब, एक ट्यूब के जरिए मालफिजियन ट्यूब्स के को ये कॉक्सल ग्लैंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद जो है वो मालफिजियन ट्यूब ने नेक्स्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जो है वो ट्रांसफर कर देना है, पास करवा देना है डाइजेस्टिव ट्रैक को, डाइजेस्टिव ट्यूब को, जो कि क्या है, मिड गट। मिड गट से फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जाना है हाइंड गट में, हाइंड गट से फिर वो क्रिस्टल्स बनने हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट से, और फिर उसके बाद उन क्रिस्टल को अलॉन्ग विद फीसिस बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा देना है, ठीक है। लगी समझ इसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी आपको लगी समझ, क्लियर। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। इनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह होती है अरेक्निड्स में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन दीज बुक लंग्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये थिन वॉल्ड फ्लैट लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, उसमें से एक्सचेंज करवाई जाती है, ठीक है। और इस फ्लैट लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हेमोलिम्फ, ठीक है, भरी होती है, जिसको हम कहेंगे कि ये इनका ब्लड है, ठीक है। तो ये जो स्टैक्ड फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पे, ये जो इनका एब्डोमेन है वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लेट्स के जरिए डिफ्यूज हो सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी थिन प्लेट्स होती हैं, थिन फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर होता है, और इनके अंदर जो हेमोसियानिन यानी कि हेमोलिम्फ है, इसके साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। एयर जो होती है ना, इनका एक जो है बॉडी के अंदर एक स्मॉल स्लिट होती है, जिसको हम कहते हैं स्पायरिकल, ठीक है। तो एयर इस स्पायरिकल, इस चैम्बर के जरिए, एयर इस स्पायरिकल के जरिए, इस स्लिट के जरिए बॉडी में इंटर होगी, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा इस जो है फ्लैट लेयर जो है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर, फ्लैट लेयर मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जो है इस थिन लेयर मेम्ब्रेन में डिफ्यूज करता है। देखो ये थिन मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, इसके अंदर ये भरी हुई है हेमोलिम्फ, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है, उसने इस हेमोलिम्फ में डिफ्यूज होना है। तो ये बॉडी के अंदर क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है, तो इसके अंदर क्या मौजूद होगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हेमोलिम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाना है, इसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज करना है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन को इस हेमोलिम्फ ने बॉडी टिश्यूज के पास ले जाना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इन दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करवाने में, जिसमें ऑक्सीजन को यूज करके, ठीक है, बॉडी के अंदर खुराक को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उस अमल के दौरान रिलीज होती है। उस एनर्जी प्रोड्यूसिंग अमल के दौरान उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये हेमोलिम्फ यहाँ जो है वो इन बुक लंग्स में ला के यहाँ से रिलीज करवा देता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और फिर स्पायरिकल्स के जरिए एयर को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दोबारा निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो अब हम बात करेंगे अरेक्निड्स में रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अरेक्निड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो रेस्पिरेशन जो अरेक्निड्स में होती है वो दो जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन करवाते हैं अरेक्निड्स में। तो एक होते हैं इनके अंदर बुक लंग्स, बुक लंग्स के थ्रू होनी है रेस्पिरेशन, और एक जो स्ट्रक्चर होता है वो है ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू
इन्होंने रेस्पिरेशन करनी है। ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ के ऊपर कि कौन सी स्पीशीज़ के अंदर ये जो है ब्रीदिंग का अमल हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपेल करवाते हैं ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना बुक लंग्स की, हियर विल टॉक अबाउट बुक लंग्स। बुक लंग्स क्या है? तो बुक लंग्स कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है। दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। तो ये जो एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है इसको हम बुक लंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली किनमें ये होंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन? इन स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। इन स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स के अंदर ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो होती है ना ये कुछ प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। जिस तरह बुक के पेजेस है ना, इस तरह की कुछ प्लेट्स होती हैं, कुछ फ्लैट लेयर्ड प्लेट्स होती हैं बॉडी की। तो बुक लंग्स आर बेसिकली फ्लैट लेयर्ड प्लेट्स, ठीक है। बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, मेम्ब्रेन्स हैं, ये फ्लैट लेयर बनाती हैं, ठीक है, फोल्डिंग की तरह। जिस तरह के पेजेस होते हैं बुक के, जस्ट लाइक दी पेजेस ऑफ बुक, ठीक है, बुक के पेजेस की तरह। और जो ये फ्लैट लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर हेमोलिम्फ भरी होती है। दीज फ्लैट लेयर्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आर फिल्ड विद हेमोलिम्फ, ठीक है। तो ये हेमोलिम्फ के साथ फिल्ड होते हैं ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके अंदर हेमोलिम्फ भरी होती है। तो हम बात करते हैं इन बुक लंग के अंदर जो मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर ट्रैकिया की। तो व्हाट इज ट्रैकिया इन देम? ट्रैकिया एक टाइनी एयर ट्यूब होती है, ठीक है ना। इट इज टाइनी एयर ट्यूब, ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है कि ये फाइन ब्रांचिंग ट्यूब है, ठीक है। एयर ट्यूब है, फाइन ब्रांचिंग ट्यूब है जो स्प्रेड हुआ होता है थ्रू आउट द बॉडी। स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ये स्प्रेड हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो टाइनी ट्यूब होती है ना, ये डिलीवर करती है ऑक्सीजन टू दी बॉडी टिश्यूज। दिस टाइनी ट्यूब डिलीवर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देती है बॉडी के टिश्यूज को, टू बॉडी टिश्यूज, ठीक है। और जब इसको बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन आएगी ट्रैकिया के जरिए। और ट्रैकिया में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ये ट्रैकिया एक्चुअली में कनेक्टेड होता है टू आउटसाइड ओपनिंग दैट इज स्पायरिकल। तो ये ट्रैकिया जो है ये बाहर वाली ओपनिंग स्पायरिकल के साथ कनेक्ट होता है। अब स्पायरिकल से एयर ने ऑक्सीजन ने इंटर होना है, इस ऑक्सीजन ने स्पायरिकल से जाना है इस ट्रैकिया टाइनी स्ट्रक्चर के पास, ठीक है। और ट्रैकिया ने इस ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज के पास डिलीवर कर देना है। और बॉडी टिश्यू के पास मौजूद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये दोबारा ट्रैकिया के जरिए, इस ट्रैकिया के जरिए स्पायरिकल के पास नहीं, और स्पायरिकल ओपनिंग के जरिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा देना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना बुक लंग्स की, तो बुक लंग्स पाए जाते हैं स्पाइडर्स के अंदर और स्कॉर्पियंस के अंदर। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि ये इस केस में बात करें ट्रैकिया, ट्रैकिया कहाँ पे पाया जाता है? तो ट्रैकिया देखने को मिलता है स्पाइडर माइट्स और टिक्स में। सम स्पाइडर्स ट्रैकिया वाला सिस्टम शो करते हैं, ठीक है, माइट्स शो करती हैं और टिक्स शो करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की।
सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अरेक्निड्स में अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम बात करें ना सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो अरेक्निड यानी कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन, सबके पास क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। तो स्पाइडर और स्कॉर्पियंस वगैरह के पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इनका ब्लड है ना, वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता है कन्फाइंड, ठीक है। ये नहीं होता कि इनका ब्लड जो है वो हर टाइम इनकी ब्लड वेसल्स में हो। इनका ब्लड जो है वो इनकी बॉडी के अंदर जो हेमोसील है, इनकी बॉडी कैविटी है, उसमें मूव करता रहता है और डायरेक्ट जो है बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है और डायरेक्टली वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इनके मेन पार्ट्स हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इज हार्ट। तो अगर हम हार्ट की बात करें ना, तो हार्ट जो होता है ना, एक इनके पास ना ट्यूब लाइक हार्ट होता है। दे हैव ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब लाइक हार्ट। जो एब्डोमेन, जो इनका रिड्यूस्ड एब्डोमेन रीजन है, जिसको हम कहते हैं ओपिस्थोसोमा, ओपिस्थोसोमा रीजन। तो यहाँ पे इनका ये रिड्यूस्ड हार्ट होता है। इस रिड्यूस्ड हार्ट की छोटी सी ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं ओस्टिया। दिस हार्ट हैव स्मॉल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज दी ओस्टिया। तो इस ओस्टिया के ज़रिए जो होता है ना, इनका जो हेमोलिम्फ है, ठीक है, इनका जो ब्लड है वो हार्ट में इंटर होता है, ठीक है। हार्ट बेसिकली क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओपिस्थोसोमा रीजन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इस हार्ट की एक छोटी सी ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। इस ओस्टिया के ज़रिए ब्लड ने इंटर होना होता है हार्ट में, ठीक है। तो अच्छा, अब हार्ट ने ना, पहले देखो, ये ओपनिंग के ज़रिए इस हार्ट में ब्लड एंटर हुआ, तो इसने हार्ट ने नेक्स्ट डिवाइड करना होता है इस तरह वेसल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो इस हार्ट ने नेक्स्ट जो है वो आर्टरीज के ज़रिए ब्लड को ट्रांसफ़र करना होता है। तो ब्लड को इस हार्ट जो होता है ना, नेक्स्ट हेमोलिम्फ को पंप करता है इन शॉर्ट आर्टरीज के ज़रिए। तो हम बात करते हैं आर्टरीज की। तो हियर विल टॉक अबाउट आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या है? ये शॉर्ट ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट ब्लड को पंप करना है। तो ये वो शॉर्ट ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने हेमोलिम्फ को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जाना है। ये वाली आर्टरीज, इसने इस हार्ट से हेमोलिम्फ को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाना है, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या होता है कि आर्टरीज हेमोलिम्फ को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जहाँ पे जो है वो बॉडी की कैविटी के अंदर जो सारा हेमोलिम्फ इकट्ठा होता है, ठीक है, फ्लो करता है यहाँ पे फ्रीली बॉडी कैविटी के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, क्लियर। अच्छा, तो इस वो बॉडी कैविटी, बॉडी का पार्ट जहाँ पे हेमोलिम्फ फ्रीली फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं हेमोसील। तो अगर हम हेमोसील की बात करें, तो हेमोसील, जो ये वर्ड सील है, ये सीलोम से निकला है। हेमोसील कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हेमोलिम्फ फ्लो करती है। तो ये वो बॉडी कैविटी है जहाँ पे हेमोलिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ इस बॉडी कैविटी के अंदर देखो, ये कैविटी है, इसमें मौजूद है ये हेमोलिम्फ, ठीक है। तो बॉडी कैविटी में हमें पता है कि सारे जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो भी यहीं पे मौजूद होते हैं। तो इस हेमोलिम्फ ने यहाँ पे मूव करना है और वेस्ट प्रोडक्ट इसने यहाँ से लेने हैं, ठीक है, ऑर्गन्स वगैरह से, और इनको जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो हेमोसील क्या है? वो बॉडी कैविटी है जिसके जहाँ पे हेमोलिम्फ ने फ्लो करना है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है बॉडी सेल्स तक, बॉडी टिश्यूज़ तक। इसने न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैरी न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं बॉडी
टिश्यूज़, ठीक है। और इन बॉडी सेल्स और टिश्यू से इसने वेस्ट वगैरह रिसीव करनी है, ठीक है ना, रिमूव करना है फिर इसको बॉडी से। तो इसका काम क्या है कि इसने वेस्ट वगैरह यहाँ से रिसीव करके इसको जो है मालफिजियन ट्यूब्स वगैरह से जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव करवा देना है, ठीक है, या कोक्सल ग्लैंड से, ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि इसने न्यूट्रिएंट्स वगैरह का तबादला करवाना है और वेस्ट वगैरह को बॉडी से जो है वो एक्सपेल करवाने में हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये हेल्प करता है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। क्लियर लगी समझ। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो अरेक्नीड्स जो होते हैं ना, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और मोस्ट स्पीशीज के पास क्या होती हैं, सेपरेट सेक्सीज होती हैं। मोस्ट स्पीशीज हैव सेपरेट सेक्सीज, ठीक है। तो सेपरेट सेक्सीज होती हैं मोस्टली स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। क्लियर। तो इनका रिप्रोडक्टिव मेथड जो होता है ना, ये इस तरह का अडाप्टेशन होती है उसके अंदर कि इनकी लैंड के ऊपर लाइफ जो है वो सस्टेनेबल बनाई जा सके। तो हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्शुअल होती है। दे हैव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये मोस्टली क्या होते हैं, डाइशियस। डाइशियस का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगा। एक ऑर्गेनिज्म एट ए टाइम मेल होगा या फिर फीमेल होगी, ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है। क्लियर। अच्छा, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन देम, ठीक है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस ने क्या प्रोड्यूस करवाना है, स्पर्म, ठीक है। तो ऐसी ट्यूब जिसने स्पर्म को नेक्स्ट कैरी करना है वो है वेसा डिफरेंशिया। तो स्पर्म इज कैरीड थ्रू वेसा डिफरेंशिया, ठीक है। इस वैसा डिफरेंशिया के जरिए स्पर्म को नेक्स्ट कैरी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पर्म को फिर स्टोर करवाया जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल, ठीक है। सेमिनल वेजिकल इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पर्म को स्टोर करवाया जाता है। सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वैसा डिफरेंशिया के जरिए स्पर्म एक ऐसी ट्यूब है जिससे स्पर्म को ट्रांसफर करवाया जाता है। और सेमिनल वेजिकल एक वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म को स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है स्पर्म को रिलीज करवाने के लिए। दी स्पर्म आर रिलीज थ्रू ए स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रू ए पोर, थ्रू ए ओपनिंग जिसको हम कहते हैं जेनिटल पोर। जेनिटल पोर वो ओपनिंग, वो पोर है जिसके जरिए स्पर्म को नेक्स्ट ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। स्पाइडर्स के अंदर क्या होते हैं, मेल डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करते स्पर्म को इन जेनिटल पोर्स के जरिए। ये स्पर्म को जो है वो डिपॉजिट करवा देते हैं स्पर्म वेब के अंदर। किस तरह, ठीक है, एक वेब ये बनाते हैं स्पाइडर्स, जिस तरह वो जाल बनाते हैं ना, ठीक है, जाला बना के उसके अंदर स्पर्म रखते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये जेनिटल पोर का नहीं यूज़ करना स्पाइडर्स ने, इन्होंने इन स्पर्म्स को क्या करना है, अपना पेडीपाल्प, जो इनकी वो स्पेशल लेग लाइक अपेंडेजेस है ना, इस पेडीपाल्प के ज़रिए जो है वो स्पर्म को जो है वो उठाना है, ठीक है, अपने अंदर से, और उसको फीमेल की जेनिटल ओपनिंग के अंदर ट्रांसफ़र करना है इस पेडीपाल्प के जरिए मेटिंग के दौरान, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ओवरीज। इन ओवरीज ने प्रोड्यूस करने होते हैं एग्स, ठीक है। अच्छा, और इनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब है ओविडक्ट। जिस तरह मेल के अंदर वैसा डिफरेंशिया थी, इनके अंदर है ओविडक्ट। इस ओविडक्ट ने कैरी करने होते हैं एग्स को, ठीक है।
क्लियर। अच्छा, तो स्पर्माथिका एक स्टोरेज स्ट्रक्चर, जिस तरह उसमें सेमिनल वेजिकल था ना, ठीक है ना, इसमें जो है वो स्पर्म को ही स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्पर्माथिका। स्पर्माथिका वो स्ट्रक्चर है जब मेल पेडिपाल्प से ट्रांसफ़र करता है ना स्पर्म इनकी जेनिटल ओपनिंग में, फीमेल की जेनिटल ओपनिंग में, तो ये इन स्पर्म्स को जो है वो स्टोर कर लेते हैं अपने स्पर्माथिका के अंदर। तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म करवाई जाती है आफ्टर मेटिंग स्पर्माथिका के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब एग वहाँ पे जो है वो जेनिटल ओपनिंग का यूज़ करती है मेल अपने एग को ले करने के लिए, ठीक है। तो ये जेनिटल पोर को यूज़ करेगी फॉर देयर एग लेइंग, ठीक है। जो फीमेल होती है, सॉरी, फीमेल ने एग देने के लिए जेनिटल पोर का यूज़ करना है। तो इनका मेटिंग बिहेवियर कैसा है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। मेटिंग बिहेवियर, तो अगर हम इनके मेटिंग बिहेवियर की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है वो कोर्टशिप डिस्प्ले यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कोर्टशिप डिस्प्ले का मतलब क्या है कि इन्होंने ना स्पेसिफिक जो मेल होंगे ना, इन्होंने स्पेसिफिक टाइप का डांस करना है, बॉडी को वाइब्रेट करना है, या फिर केमिकल सिग्नल्स को जो है वो रिलीज करना है ताकि ये फीमेल को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। मेल परफॉर्म सम काइंड ऑफ डांसेस, केमिकल सिग्नल्स, ठीक है, या फिर वाइब्रेशन टू अट्रैक्ट फीमेल। तो वंस ये एक्सेप्ट कर लिया गया तो मेल ने क्या करना है, इसने फीमेल की जेनिटल ओपनिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देने हैं स्पर्म थ्रू देयर पेडिपाल्प, ठीक है। तो मेल ने क्या करना है, स्पर्म को ट्रांसफ़र करना है फीमेल की जेनिटल ओपनिंग के अंदर थ्रू देयर पेडिपाल्प। ये जो स्पेशल अपेंडेजेस होता है इनका, ठीक है, उसके ज़रिए इसने फीमेल की जेनिटल ओपनिंग के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र करवा देना है फीमेल में, ठीक है। तो अब क्या होना है, अब यहाँ पे होनी है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होनी है, फीमेल इन स्टोर स्पर्म को यूज़ करना है। इन स्पर्म को ये फीमेल यूज़ करेगी, पहले इनको स्पर्माथिका के अंदर ये फीमेल स्टोर कर लेगी, उसके बाद स्पर्माथिका से इन स्पर्म को यूज़ करेगी अपने एग को फर्टिलाइज करने में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुई है इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो एग जब फर्टिलाइज्ड हो गए हैं, यहाँ पे आ गए फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब इन फर्टिलाइज्ड एग को एक ले करवाना है सिल्क सैक के अंदर, ठीक है। सिल्क के सैक इसने स्पाइडर ने खुद ही वो बुन देना है वो, ठीक है। तो जो जो होते हैं, एक तो ये होता है सिल्क सैक के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, कुछ एक सिल्क का सैक सा बनाना है, उसके अंदर एग को रख देना है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन कुछ अरेकनीड्स क्या करते हैं, अपने एग्स को खुद गार्ड करते हैं, उसके आगे पीछे खुद फिरते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और कुछ जो होते हैं इसको जस्ट वट एवर ही छोड़ देते हैं अल्लाह के सहारे पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर डेवलपमेंट की। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो मोस्टली ये अरेकनीड्स शो करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो मतलब कि यंग वन जो होगा वो डायरेक्टली एग से निकलेगा और ये रिजेंबल कर रहा होता है अडल्ट के साथ, इनमें कोई किसी किस्म की लार्वल स्टेज नहीं होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट के केस में, ठीक है, क्लियर। लेकिन कुछ अरेकनीड्स जिस तरह के माइट्स, फ्यू जस्ट एज माइट्स, ये शो करते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर एक लार्वल स्टेज होगी विद ए निम्फ स्टेज, ठीक है। निम्फ स्टेज के साथ फ्यू माइट्स शो करते हैं, ठीक है। ये मेटामॉर्फोसिस करके दोबारा किसके अंदर चले जाता है, एक अडल्ट वन के अंदर चले जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना इनके अंदर पेरेंटल केयर की, पेरेंटल केयर इन अरेकनीड्स, अगर इन अरेकनीड्स के अंदर पेरेंटल केयर की बात की जाए तो अरेकनीड्स जो होते हैं ये अपने एग सैक्स जो होते हैं उनकी खुद हिफाजत करते हैं और कभी कभार इनको अपने साथ लिए फिरते हैं, ठीक है। तो जो स्कॉर्पियन होते हैं ना अरेकनीड, ऐसे अरेकनीड है जो बहुत एडवांस हैं अपने जो है वो पेरेंटल केयर में। एक तो ये स्कॉर्पियन विविपेरस बिहेवियर शो करते हैं, मतलब ये अपने बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, ठीक है। लिव यंग वन को ये जो है बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देंगे ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब इस विविपेरस जो होते हैं ये इनके जो बेबीज़ होते हैं, ठीक है, मतलब जो इनके बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जैसे ही मदर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, मदर की जो है वो जेनिटल ओपनिंग पोर से बाहर निकलेंगे
बॉडी से। तो क्या होता है, ये बेबी स्कॉर्पियन फीमेल मतलब कि मदर की बैक के ऊपर ये चढ़ जाते हैं और यहाँ पे ही रहते हैं अंटिल इनका फर्स्ट मोल्ट हो जाता है, मतलब कि इनका फर्स्ट टाइम जो है वो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो गई। ये थोड़े अडल्ट बड़ी फार्म में जब तक नहीं चेंज होते, अपने फर्स्ट मोल्ट नहीं करवा लेते, तो ये तब तक उस मदर की बैक से नहीं उतरते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम इसकी समरी देखें थोड़ी सी, तो इनमें क्या होता है कि ये मेल इनके पेडिपाल्प के जरिए इनके अंदर ट्रांसफर स्पर्म करते हैं, फीमेल अपने फर्टिलाइज्ड एग को सिल के अंदर रखती है। स्कॉर्पियन के बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं वो जो एग्स नहीं होंगे, सीधा वो डायरेक्ट यंग वन को जो है बर्थ देती है। ठीक है, तो अरेक्निड्स के मोस्टली बेबीज होते हैं छोटे छोटे अडल्ट की तरह शो करते हैं और मोल्टिंग के जरिए डेवलप करेंगे। इनके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती है, लेकिन कुछ के अंदर निम्फ स्टेज देखने को मिलती है जो बाद में जो है वो कन्वर्ट करवा दी जाती है अडल्ट वन के अंदर मेटामॉर्फोसिस के जरिए। ठीक है, क्लियर लगी समझ? तो आई होप सो कि आपको अरेक्निड्स के ऊपर ये वन शॉर्ट लेक्चर मैंने दिया था इसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।